नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। अब चूंकि ये तय हो चुका है कि बिहार शिक्षक बहाली जो भी भर्तियां आएगी शिक्षक के संदर्भ में सबकी अब परीक्षा होनी है। तो जब परीक्षा तय हो चुकी है कि परीक्षा होनी है, चाहे वो जून में हो, जुलाई में हो या अगस्त में हो, जब भी हो परीक्षा होना सुनिश्चित हो चुका है। मैं व्यस्तता के कारण बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता। वैसे भी मुझे वीडियो बनाना पसंद नहीं है, परंतु बहुत सारे अभ्यर्थियों का, स्टूडेंट्स का कॉल आता है कि सर आप गाइड कीजिए। तो इंडिविजुअली गाइड करना, इंडिविजुअली बताना फ़ोन पर संभव नहीं हो पाता है। तो मैं उन अभ्यर्थियों के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। अभी देर रात मैं वीडियो बना रहा हूँ, टाइम निकाल करके। ठीक है, तो आज मैं सिलेबस से संबंधित बातें करूँगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप NCERT SCERT बुक में उलझना नहीं चाहते या उतने सिलेबस को कवर नहीं करना चाहते हैं तो आप हेल्प बुक यूज कर सकते हैं। हेल्प बुक में आप लुसेंट, क्रॉन, कम से कम ये 2 बुक आप ज़रूर रखें। ठीक है, तीसरा बुक आप ले सकते हैं सार संग्रह, जो NCERT का है वो ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आज एक सब्जेक्ट की बात करूंगा, हिस्ट्री की बात करूंगा, फिर अगले वीडियो में मैं अन्य सब्जेक्ट की भी बात करूंगा। तो जैसे आप इतिहास पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि इतिहास क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो इतिहास में आप देखेंगे कि इतिहास को हम लोग 3 कालखंड में बांटते हैं अध्ययन के सुविधा के दृष्टिकोण से। एक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो अगर आप सबसे ज़्यादा किसी भी परीक्षा में सबसे ज़्यादा जो टॉपिक रहता है वो मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है, आधुनिक इतिहास से रहता है। पहले मैं बात कर लेता हूँ प्राचीन इतिहास की। तो प्राचीन इतिहास आप क्या पढ़ेंगे? आप शुरू करेंगे इतिहास के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत, यानी इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। इतिहास को भी, प्राचीन इतिहास को भी हम कई कालखंडों में बांटते हैं। जैसे एक होता है प्राक इतिहास। प्राक इतिहास होता है जैसे जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आद्य इतिहास जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, और इतिहास जिसका लिखित विवरण भी उपलब्ध है और उसको पढ़ भी सकते हैं। तो वो चीज़ें हो गई। और इतिहास के क्या क्या स्रोत हैं? ऐतिहासिक स्रोत जैसे एक होता है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा होता है धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, ये बातें हो गई। उसके बाद आपका अगला टॉपिक आएगा सैंधव सभ्यता। ठीक है, सैंधव सभ्यता क्या है, उसका नामकरण कैसे हुआ, सैंधव सभ्यता को हड़प्पाकालीन सभ्यता क्यों कहते हैं, सैंधव सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। इसके अलावा एक और नाम है सरस्वती नदी सभ्यता। तो ये चीज़ें हो गई। आप सैंधव सभ्यता में लोग किस प्रकार से रहते थे। ठीक है, उसके प्रमुख शहर जो नगर थे उसकी खोज किसने किया, कब हुआ, कहाँ कहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं, एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद सैंधव सभ्यता के पतन के बाद, पतन के कारण क्या हो सकते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण, बाढ़ आने के कारण, ये सब कही गई ये बातें। सैंधव सभ्यता के बाद आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता चूँकि आर्य सर्वमान्य बात है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे, वो कबीला लोग थे। भारत में वो लोग खाना बदोश की तरह जीवन व्यतीत करते थे और भारत की तरफ वो जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु नदी सभ्यता के तरफ वो मतलब आए और धीरे धीरे उन्होंने बस्तियां बनानी शुरू की। वैदिक सभ्यता को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। उसका फिर सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, इन सब के बारे में चर्चा पढ़ने के बाद आप आ जाते हैं महाजनपद काल में। महाजनपद काल में 16 महाजनपद है, उसकी राजधानी। ठीक है, उसमें जो प्रमुख टॉपिक है महाजनपद काल में सबसे प्रमुख पहला जो है जैसे मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में मुख्य रूप से 4 जो है वो वंश शासन किए। ठीक है, इसमें से 4 वंश में पहला वंश आ गया हर्यक वंश। इम्पोर्टेंट है मगध साम्राज्य, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार से वो उसका संबंध बिहार से है। ठीक है, तो प्रमुख 4 वंश जैसे हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, इसके अलावा मौर्य वंश हो गया। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो ये सब बातें इस तरह से टॉपिक आप लगातार पढ़ेंगे। उसके बाद गुप्त साम्राज्य इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब प्राचीन इतिहास का हिस्सा है। फिर मध्यकालीन इतिहास में और भी बहुत सारी बातें हैं प्राचीन इतिहास में। उसके बाद प्राचीन इतिहास आप टारगेट करें कि हमको इतिहास को कितना दिन में कंप्लीट करना है, एक बार थोड़ा स्टडी करना है, ठीक है। जैसे आप प्राचीन इतिहास को आप टारगेट करके चले कि 5 दिन में, एक सप्ताह बहुत हो गया। एक सप्ताह में आप टारगेट कीजिए कि एक सप्ताह में ख़त्म करना है। फिर अगले सप्ताह में अगर आप इतिहास से तत्काल उब चुके हैं तो दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, ठीक है, ज्योग्राफी लीजिए, ठीक है। ज्योग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट है पहले भारत का परिचय, भारत का भूगोल आप पढ़ सकते हैं। वहाँ से भारत का भूगोल जानकारी मिलने के बाद उसको भी अलग अलग तक क्राइटेरिया, भारत कहाँ अवस्थित है, किस देशांतर में वो अवस्थित है, ठीक है। इसके वो जानने के बाद भारत का एक परिचय महत्वपूर्ण है, उससे लगभग हर एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो भूगोल की अलग बात मैं उसके अलग वीडियो में चर्चा करूँगा। तो इतिहास, प्राचीन इतिहास आप लोग इतना जितना हम बताएं अगर आप लोग कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद मध्यकालीन इतिहास की बात आती है। उसको भी आप लोग एक सप्ताह या 10 दिन उसको टारगेट करके चल सकते हैं कि 10 दिन में उसको हमको एक बार थ्रो स्टडी करना है, ठीक। उसके बाद आधुनिक भारत में आपको एक महीना नहीं, कम से कम 15 दिन देना है। आप एक बार पूरा थ्रो स्टडी कर जाते हैं, उसमें आपको फैक्ट याद करना नहीं है, एक बार आपको थ्रो स्टडी करना है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इतिहास ये चीज़ें हैं। उसके बाद आप फैक्ट याद करते हुए चलते हैं, दोबारा बार में फैक्ट याद करते हैं और तिबारा बार रिवीजन करते हैं, तो आपको इतिहास की जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद आप फिर या तो प्रीवियस ईयर देखिए बीपीएससी का, या प्रैक्टिस सेट देखिए, जो देखना है देखिए, ठीक है। तो ये बात हुई इतिहास की, ठीक है। और आपको अभी चूँकि टाइम है, अभी सिलेबस भी नहीं आया है, लेकिन चूँकि आप जानते हैं कोई भी सिलेबस आए तो इतिहास को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगले वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट को कैसे तैयारी करना, दूसरे सब्जेक्ट नहीं, चूँकि इतिहास में अभी हम लोग मुख्य रूप से प्राचीन इतिहास की चर्चा की है, वो भी 3-4 टॉपिक बताए हैं। वीडियो लंबा हो जाने के बाद बोरिंग हो जाता है और मेरे चेहरा पर भी आप थकान देख सकते हैं, चूँकि दिन भर मैं व्यस्त रहता हूँ, पढ़ने पढ़ाने का काम है मेरा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।